देखिए, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में हमने जो है वो राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की और जानेंगे इसके बारे में। तो जैसे सबसे पहले इसकी जो है वो लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये राजस्थान है और यहाँ पर जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। जैसे बात करें, यहाँ पर एक देश पड़ता है पाकिस्तान। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में जो है ये फैला हुआ है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी बात करें, अकेले राजस्थान में इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 62%। तो मरुस्थल का लगभग 62% जो है वो अकेले राजस्थान में है। जैसे बात करें जैसे ये यहाँ पर जो है ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर जो है ये अरावली है और अरावली के पश्चिम में जो है ये मरुस्थल स्थित है। जिससे बात करें अरावली का जो मरुस्थल है उसका लगभग कुल क्षेत्रफल हो जाता है 61.11%। ये कुल भाग जो है इससे मरुस्थल से आच्छादित है। और अरावली के पश्चिम में बात करें तो लगभग हो जाता है मरुस्थल का 58% और कुल भाग जो है इसका है 61.11%। तो कुछ मरुस्थल जो है ये अरावली की पहाड़ियों से जो है इसका विस्तार पूर्व में हो गया है पश्चिम से। तो कुछ मरुस्थल जो है इसका पूर्व भाग में भी स्थित है, अरावली के पूर्व दिशा में। तो अरावली के पश्चिम में जो है इसका कुल 58% भाग स्थित है मरुस्थल का। जैसे यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर जो है वो सिरोही पड़ता है। तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जबकि अरावली पश्चिम में स्थित है। अरावली के जो सिरोही है वो अरावली के पश्चिम में स्थित है, लेकिन सिरोही जो है वो मरुस्थल में शामिल इसको नहीं करते हैं। अब जो है इसके मरुस्थल को हम एक एक करके भागों में बांटेंगे और एक एक को जो है पढ़ेंगे। तो अब इसको जो है देख लेते हैं कि मरुस्थल जो है वो कितने प्रकार का है। जैसे इसको हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। मरुस्थल, तो इसको हम जो है वो दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है मरुस्थल को। जो राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ इसे के भारत का मरुस्थल, तो ये हो जाता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जिसे इसको बांटने का जो तरीका है, जैसे यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ पर जो है ये थार का मरुस्थल है और यहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है। जहाँ वर्षा कम होती है वो स्थान होता है शुष्क, तो ये हो जाता है शुष्क मरुस्थल। और यहाँ पर जो है थोड़ी ज़्यादा, इससे जो है थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसका नाम हो जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जब हम पश्चिम से पूर्व दिशा में जाते हैं राजस्थान में तो वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती है। तो मरुस्थल को हमने जो है वो दो भागों में बांट दिया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल।
और बात करें शुष्क मरुस्थल की, तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो जाता है भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो एक बार और दोबारा समझ लेते हैं। जैसे मरुस्थल को हमने जो है वो दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर हमने शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश व बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पर जो है रेत ही रेत है। तो अब इसको जो है एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो जैसे बात करें तो ये राजस्थान है और यहाँ पर जो है ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल का हमने जो है दो भाग जो है वो कर लिए थे। एक है शुष्क मरुस्थल और ये दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसको हमने फिर से दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश व बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हम जो है पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अब बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पर रेत ही रेत हो। इसे हम जो है भारत का जो है महान मरुस्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रेत ही रेत है। यहाँ पर जो है वो रेत ही रेत है। और बात करें वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा होती है लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच। अब बात करें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है वो बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कई प्रकार होते हैं इनके, तो उनको पढ़ लेते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार, जैसे बात करें रेत के टिल्लों को, जो रेत के जो स्तूप होते हैं उनको जो है टिब्बा कहा जाता है, और टिब्बा या टिल्ला। और इन्हीं रेत के टिल्लों या टिब्बों को जो है जैसलमेर में कहा जाता है धरियन। रेत के टिल्लों को जो है जैसलमेर में वो धरियन कहा जाता है, ये कहा जाता है जैसलमेर में। और जैसे बात करें इनके प्रकार की, बालू का स्तूप जो रेत के जो टिल्ले होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो हवा के समानांतर होते हैं, हवा के समानांतर। जैसे इस तरीके से जो है ये हवा चलती है, और बालू का स्तूप भी जो है इसी तरीके से जो है ये बनते हैं। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो हवा के समानांतर जो है ये बनते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है बालू का स्तूपों का वो है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। तो दूसरा प्रकार हो जाता है इन बालू का स्तूपों का, वो है
अनुप्रस्थ या इन्हें ही कहते हैं आड़े बालू का स्तूप, आड़े बालू का स्तूप। जिसे ये जो है ये अवाक समकोण पर बनते हैं, अवाक समकोण पर। जिसे ये इस तरीके से बनते हैं, जैसे ये हवा चलती है इधर से और ये जो है ये इस तरीके से बनते हैं हवा के समकोण पर। तो ये हो जाते हैं अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। इसके अलावा जैसे कुछ और प्रकार हैं ये, जैसे कि एक होता है बरखान, बरकान बालू का स्तूप। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये जो है जिसे आधा चांद होता है। तो अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूपों को जो है वो कहा जाता है बरकान। और ये जो होते हैं ये इसके सींग होते हैं। तो अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूपों को जो है बरकान कहा जाता है। इसके अलावा जैसे बात करें, एक होता है पेरा बालू का स्तूप, पेरा बालू का स्तूप। ये महिलाओं की पिन के समान होते हैं, इस तरीके के बालू का स्तूप होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेरा बालू का स्तूप। एक होता है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। इसके अलावा जैसे एक होता है नेब का, ये बनता है झाड़ियों के पीछे। तो हम पढ़ रहे थे जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें कि हमने जो है कुछ बालू का स्तूपों का प्रकार जो है वो देखे। जिससे सबसे पहले हमने देखा था अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो कि हवा के समानांतर जो है बनते हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, जो कि हवा के समकोण पर बनते हैं। और इसके बाद बरकान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को जो है वो बरकान कहा जाता है। इसके बाद पेरा बालू का स्तूप, ये महिलाओं के पिन के समान बनते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप और नेब का, ये प्रमुख बालू का स्तूपों के जो है प्रकार हो जाते हैं। जैसे बात करें सर्वाधिक जो बालू का स्तूप बनते हैं वो बनते हैं जैसलमेर में, जबकि सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जोधपुर में। तो हम पढ़ रहे थे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। और अब हम बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। तो जैसा हमने जो है मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर शुष्क मरुस्थल को हमने जो है वो दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हमने जो है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ पर क्या है कि बालू का स्तूपों का यहाँ पर अभाव है। बालू का स्तूपों का अभाव, यहाँ पर जो है वो बालू का स्तूप जो है वो कम देखने को मिलते हैं। जैसे इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र जो है वो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो है यहाँ पर लाठी सीरीज और दूसरा है हरे कबूतर। तो ये क्षेत्र जो है वो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो है लाठी सीरीज, लाठी सीरीज का ही दूसरा नाम है भूगर्भित जलपट्टी। जैसे बात करें लाठी सीरीज की, तो काजरी वैज्ञानिकों ने जो है 2007 में ये भूगर्भित जलपट्टी खोजी थी। काजरी वैज्ञानिकों ने जो है ये 2007 में जो है भूमि के अंदर एक जलपट्टी खोजी थी, जो कि मीठे पानी की ये जलपट्टी है, इसलिए इसे कहते हैं भूगर्भित जलपट्टी और इसी का नाम है लाठी सीरीज। ये काजरी वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज की थी 2007 में। काजरी का एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जैसे बात करें लाठी सीरीज की, तो लाठी सीरीज में यहीं पर जो है
घास पाई जाती है। इस तरीके से जो है यहाँ पर घास पाई जाती है। इस घास का नाम है दामन करड़ी, तरडगम, सेवण, ये इस घास का नाम है। जैसे बात करें सेवण घास की, तो कटे हुए सेवण घास को कहा जाता है लीलोण। और इन्हीं घास में जो है वो गोडावण प्रजनन स्थली जो है, गोडावण यहाँ पर जो पक्षी पाया जाता है गोडावण, वो अपने जो है अंडे देता है यहीं पर। तो ये लाठी सीरीज से संबंधित बातें हो जाती हैं। और जैसे बात करें लाठी सीरीज के, यहाँ पर जो है पास में ही एक कुआं खोदा गया। इस कुएं का नाम है चांदन नलकूप। और इस कुएं में जो है वो मीठा पानी निकला, मीठा पानी। तो यहीं पर जो है लाठी सीरीज के पास जो है वैज्ञानिकों ने एक कुआं खोदा, जिस कुएं का नाम है चांदन नलकूप। इसे कहा जाता है थार का गढ़ा, थार का गढ़ा, थार का गढ़ा चांदन नलकूप। जबकि थार की वैष्णो देवी जो है वो हो जाती है तनोट माता। और राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो है अबुदा देवी सिरोही। तो ये लाठी सीरीज हो जाती है। इसके अलावा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो, यहाँ पर एक और प्रसिद्ध चीज़ है, वो है हरे कबूतर। उनको भी पढ़ लेते हैं। हरे कबूतर, यहाँ इन्हें कहते हैं हरियल पक्षी, हरियल पक्षी। ये पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। कहते हैं कि जो हरियल पक्षी है वो कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखते, तो ये इनकी विशेषता हो जाती है। तो हमने जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी जो है वो पढ़ लिया। और हमारा जो है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल को। तो अब पढ़ते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को जो है हम 4 भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4, हम जो है इनको भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला हो जाता है घग्गर मैदान, या इसी का दूसरा नाम है हरित घाटी मैदान। दूसरा हो जाता है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी, इसी का दूसरा नाम है तोरावाटी, शेखावाटी, तोरावाटी, बांगर या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। और ये हो जाता है नागौरी उच्च भूमि। और ये हो जाता है लूणी बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने जो है वो 4 भागों में चार अलग अलग भागों में बांट लिया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी, तोरावाटी, बांगर क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि व लूणी बेसिन। अब इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर के मैदान की। तो जहाँ से घग्गर नदी निकलती है वो हो जाता है घग्गर का मैदान। घग्गर मैदान, तो ये क्षेत्र है जिसमें कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले आते हैं। गंगानगर व हनुमानगढ़। घग्गर नदी जहाँ से निकलती है उस क्षेत्र को कहा जाता है नाली या पाट, नाली, पाट या इसे ही कहते हैं बग्गी। तो घग्गर नदी के क्षेत्र को कहा जाता है नाली, पाट या घग्गर। जैसे बात करें सर्वाधिक आंधियों की, तो सर्वाधिक आंधियाँ जो है वो गंगानगर में ही चलती है। और जैसे बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र।
और इस क्षेत्र में जो है वो चावल ज़्यादा होते हैं, इसे राइस बेल्ट भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो अगला आता है वो आता है क्षेत्र शेखावाटी। शेखावाटी, तोरावाटी, बांगर या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो जैसे बात करें इस क्षेत्र की, तो जैसे शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको कहा जाता है जोहड़। कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, जबकि जयपुर में कुओं को कहा जाता है बेर। तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जो है वो जोहड़ कहा जाता है, वे जयपुर में जो है इन कुओं को बेर कहा जाता है। और जैसे बात करें तोरावाटी क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक नदी बहती है कांतली नदी। तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को जो है वो तोरावाटी कहा जाता है। और एक शब्द है बांगर। एक शब्द होता है बांगर, जैसे यहाँ पर जो है इनको मिटा देते हैं एक बार। जिससे दो शब्द हैं, एक है खादर और एक है बांगर। इनको समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई नदी है, तो ये नदी बह रही है और नई मिट्टी को जो है ये ला रही है, नई मिट्टी को। तो नदी द्वारा लाई गई नई मिट्टी को जो है वो कहा जाता है खादर। ये जो है ये होती है उपजाऊ मृदा, नई मिट्टी, नई मृदा। तो नदी द्वारा लाई गई नई मृदा को जो है खादर मृदा कहा जाता है, ये उपजाऊ होती है। और जैसे मान लो कई सालों तक यहाँ पर जो है वो वर्षा नहीं होती है और ये नदी का पानी जो है आना बंद कर देता है और ये मिट्टी बाद में हो जाती है बंजर, ये हो जाती है अनुपजाऊ, इसे कहा जाता है बांगर। अनुपजाऊ मृदा जो है उसे कहते हैं बांगर। तो ये खादर व बांगर हो जाता है। इसके बाद जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र है बीड़ और दूसरा है बीहड़, इन दोनों को भी समझ लेते हैं। जैसे बीड़ तो होता है शेखावाटी क्षेत्र में जो चारागाह क्षेत्र होता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो पशु चराने की जगह होती है, जो चारागाह भूमि होती है, उसे कहा जाता है बीड़। और बीहड़ जो है ये जो है जब ये इसका प्रमुख उदाहरण है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो जब बहती है तो बड़े बड़े खड्डे कर देती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है बीहड़। अवनलिका अपर्दन। तो हमने जो है वो शेखावाटी, तोरावाटी, बांगर क्षेत्र पढ़ लिया है। इसके बाद जो अगला भाग आता है इसका वो है नागौरी उच्च भूमि। इसे नागौरी उच्च भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा बहुत जो है उठा हुआ है ऊपर। तो नागौरी उच्च भूमि में जो है यहाँ पर जो है वो सोडियम क्लोराइड की अधिकता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ पर जो है नमक की मात्रा ज़्यादा है, और नमक की मात्रा ज़्यादा होने का प्रमुख कारण है जो अरब सागर के मानसून को माना जाता है। और यहाँ पर जो है नमक की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पर जो है वो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग। जैसे इस रोग में क्या होता है कि इसमें जो है दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती है और जो पीठ होती है वो झुक जाती है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। ये जो क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि, इसे कहा जाता है कुबड़ पट्टी।
कुबड़ पट्टी। इसी कुबड़ पट्टी का ही दूसरा नाम है बांका पट्टी, और इसी का ही एक और नाम है होच बेल्ट। होच बेल्ट। तो इस क्षेत्र में जो है नमक की मात्रा अधिक है, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, यहाँ होच बेल्ट। तो हमने जो है हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को पढ़ रहे थे, और हमने जो है इसमें पढ़ लिया सबसे पहले गग्गर का मैदान, उसके बाद जो है शेखावाटी तोरावाटी क्षेत्र, और उसके बाद नागौरी उच्च भूमि। अब इसका अगला भाग है लूणी बेसिन, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक ज़िला है त्रिभुजाकार, एक ज़िला है अजमेर। तो अजमेर से ये नदी निकलती है। जैसे लूणी नदी के बारे में मैंने जो है वो एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो यहाँ से अजमेर से एक नदी निकलती है लूणी नदी। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर। जालौर के बाद ये नदी जो है वो गिर जाती है। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इन 6 जिलों से होकर लूणी नदी बहती है। लूणी नदी जहाँ से बहती है उस क्षेत्र को कहा जाता है गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश। जैसे बात करें यहाँ पर जो है सिवाना से लेकर मुगलसर तक जो है, सिवाना से लेकर मुगलसर तक यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ। तो सिवाना से मुगलसर तक जो है 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है। 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियाँ अलग है। और इन्हीं पहाड़ियों में जो है एक पर्वत है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत जो है वो जैनियों का पवित्र स्थान है, और इन्हीं पहाड़ियों में पाई जाती है एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर पहाड़ी पर एक स्थान है पीपलूद। इस पीपलूद स्थान को जो है राजस्थान का जो है लघु माउंट कहा जाता है। तो ये लूणी बेसिन से संबंधित बातें हो जाती है। जैसे एक और क्षेत्र है बाड़मेर व जालौर के सम्मिलित क्षेत्र को कहा जाता है निहड़, और जालौर को जो है वो ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था और उनसे संबंधित बातें थी।